व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 3। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज या मल्टीनेशनल कंपनीज भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 पार्ट का चैप्टर है, सभी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आगे वाले, क्विकली हम उसको खत्म करते चले जाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले आओ, नोट्स बहुत जल्दी से बनाने, और सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको दे ही दूंगा। चलिए लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं मैं हमेशा से चैप्टर के नाम के साथ, क्योंकि नाम के अंदर ना सब कुछ छिपा होता है। चैप्टर के अंदर क्या है, देखो चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो पब्लिक का क्या मतलब हो गया, पब्लिक का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक रहता है काफी हद तक, पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्राइवेट जो प्राइवेट के लिए होती है, मल्टीनेशनल या ग्लोबल का मतलब जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, एक से ज्यादा नेशंस में काम करती हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। विल स्टार्ट विद सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने हैं या कौन कौन सी चीजें हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर मेजर रोल सरकार का होता है, मतलब उसके अंदर गवर्नमेंट मेन स्टेक होल्डर होता है, गवर्नमेंट के पास मेजर ओनरशिप होती है, ज्यादातर काम गवर्नमेंट कर रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर सारा काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हूं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है या गवर्नमेंट मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में आ जाऊंगा। वहीं अगर मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा, राइट। अब देखो प्राइवेट सेक्टर क्या है, इसके अंदर वो सभी एंटरप्राइजेज आ जाती हैं विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, या तो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी प्राइवेट सेक्टर में आती है जो आप चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो, सारी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, सब किसके अंदर आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी है मैंने आपको सारी बता दी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये हो चुका है। अब आता है पब्लिक सेक्टर, द एंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इनके अंदर मेजर किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। दीज ऑर्गेनाइजेशन में ईदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या मिलजुल के भी कर लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट चलाता है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर, इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स है बेटा जी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसको मैं DU बोलूंगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसको मैं SC बोलूंगा, गवर्नमेंट कंपनी जिसको मैं GC बोलूंगा। तो अगर मैं अब चैप्टर में आगे DU SC GC बोल रहा हूं तो DU का मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, SC का मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, और GC का मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, देखो पब्लिक सेक्टर में ये 3 है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। इन्हीं को हम डिटेल में फर्दर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यही है मेजर, राइट। देखो जी सर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में मेजर क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बता दो ना। देखो सबसे पहले एम, प्राइवेट सेक्टर का क्या एम होता है, प्रॉफिट कमाना, ये प्रॉफिट के लिए काम करता है। पब्लिक सेक्टर का क्या एम होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल कौन लगाता है, या तो ओनर लगाता है या इन्वेस्टर लगाता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद अपना बिजनेस चालू कर लो, नहीं तो आपको इन्वेस्टर ढूंढो जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर दे। यहाँ पे कैपिटल कौन लगाता है, सरकार लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, मैनेजमेंट किसका होता है, सारा का सारा यहाँ पे प्राइवेट प्रोफेशनल्स का होता है, मेनली प्राइवेट प्रोफेशनल सब कुछ कर रहे होते हैं। उधर सारा का सारा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर मेनली गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एम्प्लॉइज, इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और इनके एम्प्लॉइज कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं कहलाते। ये एम्प्लॉइज सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इनका सब काम होता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी जब मर्जी चल सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे फ्रीडम आपके पास कंपैरेटिवली कम है, ऑब्वियसली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पूरा डिफरेंस ये ज़रूर आ सकता है, आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, आपको पता होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ।
सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है? सुन के लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नाम में ही है, डिपार्टमेंट्स। सरकार कैसे फंक्शन करती है? सरकार ने हर काम को डिवाइड करा हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दी, कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, होम मिनिस्ट्री बना दी। क्या गवर्नमेंट इसी तरीके से फंक्शन करता है? अलग अलग चीज़ों को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, उन सभी मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं और उनके अंडर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को चलने में, है ना। सरकार अगर चल रही है, फॉर एग्जांपल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब मोदी जी हैं, सारे डिसीजंस मोदी जी अकेले ही थोड़ी ना ले रहे हैं, मोदी जी के पीछे पूरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। वहाँ पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो अलग अलग अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करके आए हैं, वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग करने में। तो गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्ट्रीज के थ्रू काम करते हैं, जिसके अंदर एक मिनिस्टर होंगे मेन, और उसके बाद अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे जो काम कर रहे हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। वेरी सिंपल। तो देखो क्या लिखा है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियसली सरकार की ही मिनिस्ट्री होगी। दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट, सरकार इन्हीं डिपार्टमेंट्स की मदद से फंक्शन करती है। जितना अच्छा ये डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे उतना अच्छा गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली। एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज ये करेंगे वो सब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन या अलग से कोई इनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, सरकार ही माना जाता है कि गवर्नमेंट ही अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। इनको कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दी गई है। ओके, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू काम करते हैं और सभी इंप्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाते हैं। जितने भी इंप्लॉइज यहाँ पे काम करेंगे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाएंगे। समझे? बड़ा सिंपल सा है कि गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, जो मिनिस्ट्री के नाम से ऑपरेट करेंगे, उनको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। वेरी सिंपल। देखो फीचर्स क्या क्या होंगे, पैसा कहाँ से आता है, यहाँ पे जितनी भी फंडिंग है, जितना भी पैसा है वो सब गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, और जो भी कमाते हैं वो सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही चला जाता है। यानी जो भी खर्चा होगा ट्रेजरी से ही पैसा निकलेगा, और कमाओगे तो ट्रेजरी में ही पैसा जाने वाला है। ओके, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स कौन से चलते हैं? अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स वो सब चलते हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम करे होते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं, इनको वही सब रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। These undertakings follow accounting rules framed by the Indian Accounts Department, and audit is also under the direct control of the government. Service conditions क्या होती हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, The employees of enterprises are government servants, सारे के सारे government employees हैं, and are headed by IAS officers. सभी IAS ऑफिसर्स के अंडर काम करते हैं, who are transferable from one ministry to other, जिनको एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर किया जाता है from time to time. नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जवाबदेही। अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट ऑफिस अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री को। समझ गए? सपोज एजुकेशन में कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, तो एनसीईआरटी सपोज अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उस एनसीईआरटी को फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा। समझे? क्लियर हुआ? इसके मेरिट्स क्या होते हैं सर? नंबर 1, इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, है ना। जितना भी यहाँ से आप पैसा कमाते हो, जितना भी ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग पैसे कमाएंगे, वो सब गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि ये सरकार के ही तो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के ही तो फंक्शंस कर रहे हैं। वॉट एवर रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेज इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ये जितने भी काम करते हैं, द अंडरटेकिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर सम स्पेसिफिक वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट रिसीव्स देयर वर्क थ्रू गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट चेक करता है, ठीक है। कैसे? ऑडिट के थ्रू। ऑडिट का मतलब चेक करना ही होता है कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हैंस दे प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो टाइम टू टाइम जब चेकिंग होती है तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पता चल जाता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी। जहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी या जहाँ पे भी नेशन की बात होगी, तो इन डिपार्टमेंट्स को ही सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीकेज का
यहाँ पे कोई भी इधर से उधर होने का रिस्क नहीं रहता सरकार को। किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को गवर्नमेंट अगर आउटसोर्स करती है कोई काम, कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को डर लगा रहेगा कि यार ये लीक ना कर दें, ये चीज़ें आगे कहीं लोगों को ना बता दें, सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं कुछ गवर्नमेंट के, तो थोड़ा सा डर बना रहता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। ऑपरेशंस के ऊपर पूरा इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि डायरेक्टली चेक किया जाता है कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। दीज अंडरटेकिंग्स इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस बाय द पार्लियामेंट। द कंट्रोल इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। डायरेक्ट है, सेंट्रलाइज्ड है, डायरेक्टली चेक की जाती है एक एक चीज, एक एक पॉइंट, तो आपका काम बड़े अच्छे से होता है। ठीक है, इसके मेरिट्स का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा जी। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार के लिए, अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट को अलग अलग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कभी भी बात आएगी तो ये सबसे सूटेबल माने जाएंगे, राइट, और इफेक्टिव रहता है काफ़ी इस पर कंट्रोल करना। डीमेरिट्स क्या होता है? नंबर 1, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। आप देखोगे सरकारी डिपार्टमेंट में जो सालों साल से काम होता आ रहा है आज भी वैसे ही हो रहा है, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, कोई भी नया कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगाना चाहता, बस जैसे चल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडनेस है। जहाँ पे रिजिडनेस होती है ना वहाँ काम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो क्या लिखा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। नंबर 2, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले होता है, काफ़ी समय लगता है। सर क्यों समय लगता है? देखो, आपको हर डिसीजन के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री से, आपको हर डिसीजन के लिए बहुत सारे लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं सबसे लिखवाओ। अब तुम जानते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम होता है, कितने धीरे धीरे सारा काम हो रहा होता है। तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि काफ़ी डिले हो जाता है सारे डिसीजन मेकिंग। अगला लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीच में आ जाएगा, करप्शन भी होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें स्लो भी होंगी, वहाँ पे आप देखोगे कि फाइल पे फाइल इकट्ठी होती रहेगी लेकिन काम नहीं होगा, दुनिया भर की बहुत सारा डिले होता है। ये सब इसमें डीमेरिट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हिंडर्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम इज इलैप्स्ड इन अटेंडिंग अ पॉलिटिकल मीटिंग। भाई पॉलिटिकल मीटिंग चल रही है जी, उसके अलावा कभी कोई कहीं व्यस्त है, कभी कोई कहीं व्यस्त है, चीज़ें बन ही नहीं पाती। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि फाइल्स पे फाइल्स इकट्ठी होती रहती हैं, उन पे रेड टेप बंधी रहती है और बस वो चलती रहती हैं, कभी किसी भी चीज़ का क्विक सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। रेड टेपिज्म हमेशा है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रेड टेपिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेड टेपिज्म का मतलब है कि बड़े बड़े डिसीजंस या कुछ भी हो तो बस टेप बांध के पड़े रहते हैं, कोई भी क्विकली एक्ट नहीं कर रहा होता, जिस वजह से हर चीज़ में डिले होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फुल बेनिफिट नहीं लेते, क्योंकि इनकी अप्रोच काफ़ी वही पुराने सोच की है, वही कंजर्वेटिव अप्रोच है। जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुछ नया दिमाग यहाँ पे लगाएंगे नहीं। नया दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको जल्दी से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, जल्दी से कुछ नया इनिशिएटिव, नई क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। दीज एंटरप्राइजेज आर नॉट एबल टू टेक फुल बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ब्यूरोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री हिंडर्स देयर इनिशिएटिव तो दिखता है, काम नहीं कर पाते उस पर वो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग समाप्त। अब हम आगे चलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरफ। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में तुमने कुछ चीजें सीख ली। ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल वो है, ठीक है। उसके बाद वो एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री है। पैसा सब कहाँ से आता है? ट्रेजरी से आता है। एम्प्लॉइज सारे कौन से एम्प्लॉइज हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तुम ये 5 चीजें भी लिखा है ना, तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। 5 पॉइंट्स बना के आना, इसके 5 चीजों के, सही है। अगला क्या होता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस नाम में ही इसके छुपा हुआ है स्टैट्यूट। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस लॉ से बनेंगी, यानी पार्लियामेंट में इनका एक सेपरेट एक्ट पास होगा, वो एक्ट ही इनकी पावर्स को डिफाइन करेगा, इनके रोल्स को डिफाइन करेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करेगा, हर चीज वो एक्ट डिफाइन करेगा। जैसे LIC, पार्लियामेंट से LIC एक्ट पास हुआ, उसके अंडर LIC काम करता है। अब LIC एक सेपरेट एंटिटी है
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होते थे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेपरेट एंटिटी होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है ना। रेलवेज एक रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा, लेकिन LIC एक डिफरेंट स्टैट्यूट के अंडर, एक डिफरेंट लॉ के अंदर, एक अलग से उसका एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से चलता है, इसीलिए उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, दीज आर पब्लिक एंटरप्राइजेस बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव होता है, उसके बाद एक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर एक्ट के थ्रू सारी चीजें होती है। द एक्ट डिफाइंस द पावर्स, द एक्ट डिफाइंस द फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस governing its employees and its relationship with the government departments. It is a corporate body, ये एक separate corporate body है, created by the legislature, जिसके powers defined होंगे, जिसके functions defined होंगे, और financially independent होगा with a clear control over a specified area, ठीक है। Example, Indian Airlines ले लो, Air India ले लो, State Bank of India ले लो, LIC ले लो, ये सब statutory corporations के examples में आ जाते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, देखो फीचर्स अच्छे से करने हैं, यहीं से चीज़ें निकल के आएंगी। क्या क्या फीचर्स हैं, नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, उससे पहले भी फॉर्मेशन देखो, दीज आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा उसके थ्रू चलने वाले हैं, ठीक है, यानी सब कुछ एक्ट ही डिफाइन करेगा। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर भी केस कर सकता है। आगे इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस का मतलब होता है कि इनकी फंडिंग कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं होती, इनके अंदर इन्होंने खुद ही अपना पैसा लगाया है और खुद ही ये पैसा कमा के अपने पास ही रखते हैं। देखो लिखा हुआ है, यूजुअली द एंटरप्राइज आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, से सरकार से बोरो कर लिया या पब्लिक से बोरो कर लिया, या जो कमा रहे हैं वहां से पैसा लगा रहे हैं, यानी इनका पैसा ना तो ट्रेजरी में जाता ना ट्रेजरी में से आता, ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। They earn from the sales of goods and services and have the authority to use their revenues. इसके बाद own service conditions, वहाँ पे सर्विस कंडीशन सब सरकार के चलते थे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते थे। यहाँ पे सर्विस कंडीशंस इनके अपने हैं जो एक्ट में फ्रेम्ड है, एक्ट के हिसाब से ये चलने वाले हैं, है ना। इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इनको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरीके से अपनी अकाउंटिंग मैनेज नहीं करनी, अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, राइट। इसी में से मेरिट्स निकलेंगे, इसी में से डीमेरिट्स निकलेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आओ सर क्या मेरिट्स हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स नहीं है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना, तो फ्लेक्सिबल है। अपने हिसाब से एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट चीजें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, पैसा अपना खुद लगाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, सरकार किस हक से इंटरफेयर करे, ठीक है। अगला लिखा है वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जितना भी सामान, LIC देखो ना, LIC अपनी जो सर्विसेज दे रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, लोगों को सिक्योर कर रहा है उनके फ्यूचर को लेके, राइट। इंडियन एयरलाइंस ले लो, इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आते हैं, जो भी स्टैट्यूट से, ICAI ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश की तरक्की में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनॉमस का मतलब कि ऑटोनॉमी है, इनके ऊपर कोई रिजिड रूल्स नहीं है, कोई भी ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं और चल सकते हैं, दैट इज फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके। ये सब मेरिट्स हो गए बेटा जी। डीमेरिट्स क्या होते हैं, करप्शन, करप्शन तो सब जगह चलता है, वेयर इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद द पब्लिक, जहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ पे करप्शन इज इनएविटेबल, करप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सर ऊपर तो लिखा था कि कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं है, बेटा जी अगर कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट जरूर इंटरफेयर करेगा, सिंस है तो पब्लिक एंटरप्राइज ही ना, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगा। अगला फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली, अब बोल रहा है जो ऊपर आप फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे थे ना, वो सिर्फ कागजों पे है, जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। फाइनल जो इसके अंदर आता है बच्चों वो आता है गवर्नमेंट कंपनी।
सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मोर देन 51% ऑफ द स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। सर कौन सी गवर्नमेंट? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पार्शली दोनों ने मिलजुल के लिया हुआ हो, या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलजुल के लिया हुआ हो, तो वो सब कंपनीज कौन सी कंपनीज होंगी? गवर्नमेंट कंपनीज होंगी। यानी कि 51% से ज़्यादा के शेयर्स, 51% से ज़्यादा की ऑनरशिप, अगर 100 रुपये की कंपनी है तो कम से कम 51 रुपीज़ की शेयर होल्डिंग किसकी होगी? सरकार की होगी। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which at least 51% of the paid up capital का मतलब पैसा जो लगा हुआ है कंपनी के अंदर, is held by central government or the state government और partly by central and partly by one or more state government। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या कुछ सेंट्रल कुछ स्टेट के पास, स्टेट में भी एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, और वो कंपनी भी आ जाएगी जो सब्सिडरी है। सब्सिडरी का क्या मतलब होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो सब्सिडरी एक छोटा बच्चे वाली बात है कि अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की छोटा बच्चा कोई छोटी कंपनी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसके जो पापा है, उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, देखो जो बड़ी कंपनी होती है ना उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट है तो उसका बच्चा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट होगा ही होगा ना, राइट। ये बता रहा है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इस तरीके की कंपनीज। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, सबसे पहले क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी कंपनीज एक्ट के अंडर ही होगा। 2013 कंपनीज एक्ट आजकल चलता है, अपनी एनसीईआरटी चेक कर लेना, 1956 तो नहीं लिखा हुआ, लेटेस्ट एक्ट 2013 एक्ट में। फाइल अ सूट, यानी कंपनी का भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अपने नाम से केस कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंडक्टेड बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनुअल रिपोर्ट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाती हैं। रूल्स जितने भी हैं वो एमओए एओए में जो आप लिखोगे, एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आप जानते हो एक जैसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए एमओए एओए होते हैं, वैसे गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एमओए एओए होते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने आप लोग को फीचर्स बता दिए गवर्नमेंट कंपनी के। यहां से मेरिट्स अब हम आगे लेके चलते हैं। कौन कौन से मेरिट्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के? अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहला जो मेरिट आता है बच्चों वो है ईज इन फॉर्मेशन। ये ईज इनफॉर्मेशन नहीं है, इन स्पेस फॉर्मेशन है, यानी गवर्नमेंट कंपनी को बनाना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उससे कंपैरेटिवली इजी है। सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, बस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराओ, तो गवर्नमेंट कंपनी बनाना कंपैरेटिवली इजी है। दूसरा, ऑटोनॉमी, फ्रीडम है, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेजरी से पैसा नहीं आ रहा, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, पैसा लगाया हुआ है, शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, तो सीधा सीधा जो गवर्नमेंट कंपनी हैज़ फुल ऑटोनॉमी इन डूइंग इट्स बिजनेस। ये जनरल नहीं है, गवर्नमेंट है, पूरी ऑटोनॉमी है, अपने हिसाब से बिजनेस कर सकती है हर बिजनेस डिसीजन में, और अपने हिसाब से फॉर द बेटरमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। गुड मार्केट कंट्रोल, मार्केट पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है इनका। क्यों? क्योंकि रीजनेबल प्राइजेस पे सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मार्केट शेयर काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, लोग इनसे डील करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं है, सब कुछ अपने दम पे कर सकते हैं। लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो मेरिट्स का। डी मेरिट्स क्या आते हैं सर इनके? डी मेरिट नंबर 1, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट रेलेवेंट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। क्यों सर? क्योंकि कंपनीज एक्ट कौन बना रहा है? कंपनीज एक्ट भी गवर्नमेंट ही बना रही है, और कंपनी में स्टेक होल्डर कौन है मेजर? गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स को फ्रेम करेगी, अपने हिसाब से रूल्स को बना सकती है, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं भी मानेंगे तो क्या ही कर लोगे? तो क्या लिखा है देखो, सिंस इन अ गवर्नमेंट कंपनी द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, है ना, एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में है सब कुछ, तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रेलेवेंस। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का ऐसा कुछ खास रेलेवेंस नहीं है।
इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज, आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आपको एज पर कंपनीज एक्ट चलना पड़ेगा, बट कुछ कंपनीज नहीं फॉलो करती। क्यों नहीं फॉलो कर रही? क्योंकि सरकार की ही तो कंपनीज हैं, वहाँ अल्टीमेटली बैठा भी कौन है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीज़ें बन रही हैं उन सबको चेक कौन कर रहा है? सब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो अल्टीमेटली ये चलते रहते हैं अपने हिसाब से। क्या लिखा है? इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डजंट हैव मच रेलेवेंस। कंपनीज आर नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, हेंस दे इवेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हें किसी पार्लियामेंट में जाके किसी हाउस को जवाब नहीं देना है ना, तो इनके ऊपर ऐसी कोई खास कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी तरीके की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेन पर्पस डिफीटेड। Being a government company, whole management is the hands of the government. Thus, the purpose of registering it under the Companies Act gets defeated. सब कुछ तो सरकार के हाथ में है, तो भैया रजिस्ट्रेशन का फायदा ही क्या हुआ? कंपनी अपने हिसाब से चलती रहेगी। आपका जो पर्पस था इसको रजिस्टर करने का अंडर द कंपनीज एक्ट, इट गेट्स डिफीटेड, डिफीट हो जाता है। तो लिमिटेशंस में लगभग हर पॉइंट में वही सेम चीज़ चल रही है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनके लिए इररिलेवेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बच जाते हैं क्योंकि किसी मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल नहीं है, पर्पस इसका डिफीट हो जाता है मेजर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, और इसी के साथ DU, SC, GC तीनों हमने समझ लिए। अगली क्लास में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर में, वो करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। बेटा जी एक डिफरेंस दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी है, आराम से एक बार पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया, फॉर्मेशन कैसे होता है, लीगल स्टेटस कैसा है, एम्प्लॉइज़ कौन होंगे, पैसा कहाँ से आता है, ऑनरशिप किसकी होगी, अकाउंटेबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये सब आपको एक बार रीडिंग लगानी है। अगली क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और चैप्टर नंबर 4 के साथ चीज़ें शुरू करेंगे। Thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye.